हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज हम लोग इस चैनल पर क्लास 11th का आज की फर्स्ट क्लास है हमारी, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूँ वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग करेंगे टी.एस. ग्रेवाल के सोल्यूशंस, ठीक है, आपकी बुक टी.एस. ग्रेवाल के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे मैथ्स में होते हैं, तो अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे इस चैनल पर, ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा। साथ साथ मैं आपको करवाऊंगा कॉन्सेप्ट वीडियोस, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको करवाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो अलग चलेगा, टी.एस. ग्रेवाल तो हम लोग सॉल्व करते ही रहेंगे, वो अलग चलेगी, ठीक है। साथ साथ करेंगे चैप्टर वाइज वन शॉट सीरीज़, ठीक है, चैप्टर वाइज वन शॉट सीरीज़, तो ये भी हमने करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अगर आपकी बुक डिफरेंट है तो आपको काम नहीं आएंगे वीडियोस। मैं विदाउट, अगर आपके पास टी.एस. ग्रेवाल नहीं, आप डी.के. गोयल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या एन.सी.ई.आर.टी. फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ के क्वेश्चंस इन वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाऊँगा, ठीक है। और हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पी.वाई.क्यूज़। अब पी.वाई.क्यूज़ किस सेंस में, जो स्कूल्स में मोस्ट कॉमनली आते हैं, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम्स तो है नहीं इस ईयर, 11 में बोर्ड्स तो नहीं है, तो स्कूल्स में जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे सभी चैप्टर्स के, ठीक है। तो अकाउंट्स में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए और आपके मार्क्स 80 ऑन 80 आए, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि अकाउंट्स में क्या पढ़ना है, क्या टर्म्स हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन करेंगे, ताकि अकाउंट्स जितना अभी जैसे नया सब्जेक्ट है, अनफेमिलियर है, हमें यही नहीं पता कि इसमें करना क्या है क्या, तो उससे थोड़ा सा फेमिलियराइज मैं आपको आज की क्लास में करवा दूंगा, ठीक है, फेमिलियर हम आज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो गाइस सबसे पहले हम लोग करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, ठीक है। अकाउंट्स में कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, वो टर्म्स के हमें बेसिक मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशंस नहीं बता रहा, जस्ट मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली हमारे को टर्म्स सुनने को मिलेंगी इस पूरे साल। तो एक होती है टर्म, सबसे पहले टर्म हमारे को सुनने को मिलेगी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शन वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और ट्रांजैक्शंस आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी करते हैं। आपने देखा होगा पेटीएम पर या फ़ोनपे पर हम लोग ऑनलाइन पैसे भेजते हैं और पैसे रिसीव करते हैं, ठीक है। घर पे देखा होगा पेरेंट्स को या बड़े भाई बहन को जो ये ऐप्स यूज़ करते हैं पैसे यूज़ के ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, और कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो मतलब पैसे का आना, या अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पैसे का जाना, ठीक है, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो ये सारी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। मेन एस्पेक्ट है पैसा, कैश इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन हो चाहे कैश के थ्रू सामने कस्टमर आके पैसा देकर जाए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक टर्म है जो हमें पता होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है अकाउंट, ठीक है। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स में आपने वर्ड देखा है, एक वर्ड है अकाउंट, ठीक है। तो हमने ना इस ईयर अकाउंट बहुत सारे बनाने हैं, ठीक है। तो अकाउंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये बेसिक टी शेप, ये दिख रहा है टी की तरह, ये टी नहीं बना जैसे अल्फ़ाबेट टी होता है, ये टी है। तो अकाउंट का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल टी की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने कैश का अकाउंट बनाना है, भाई मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, पूरे महीने भर में कितना हिसाब हुआ कैश का, वो सारा मैं कहाँ लिखूंगा, कैश अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टी शेप में देखो, यहाँ पे दिख रही है एक लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैथ्स में होती है LHS, और इस आप वर्टिकल लाइन के राइट में देख रहे हो, ये हमें दिख रही है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमें राइट हैंड साइड दिख रही है। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। तो अकाउंट्स में ना हम लोग LHS RHS टर्म नहीं यूज़ करते, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, ठीक है, इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, और डेबिट को हम डिनोट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है DR, ठीक है, यहाँ पे ऊपर छोटा सा लिख देंगे DR, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। और क्रेडिट साइड को हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे CR, शॉर्ट में लिख देंगे CR, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे आप अमाउंट्स लिख दोगे, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम बन जाएगा और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। और सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, किसकी ट्रांजैक्शन, कैश की, ठीक है। ये AC मतलब अकाउंट, तो कैश का अकाउंट है तो कैश रिलेटेड, ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे ही हम डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे, कैश का, ठीक है, बैंक का अकाउंट, और भी जो भी चीज़ होगी हर चीज़ का अकाउंट बना डालेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स में करना क्या है, अकाउंट प्रिपेयर करने, और ये अकाउंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है टी शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टी शेप,
ठीक है। शेप क्या है अकाउंट की, एक अकाउंट की शेप क्या है, टी शेप। नेक्स्ट टर्म आ रही है, नेक्स्ट टर्म जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लिखा है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मीनिंग होता है यार, जब कल को हम मान लो कोई भी यार बिजनेस हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या लगता है, पैसा लगता है, कैश लगता है, ठीक है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें चाहिए पैसे। तो कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। आप कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल हो जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसका बिल्कुल उल्टा, जैसे मान लो यार हमने कोई भी बिजनेस किया, तो बिजनेस करने का बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस या मेन पर्पस काम करने का है ही क्या, यही काम है ना कि हमारी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत बढ़िया हो, हमारे को जितने खर्चे करने हैं हम कर पाएँ, ठीक है। तो वो खर्चे लाइक कोई भी ओनर अगर आपकी फैमिली में है, कोई भी बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उनका पर्पस क्या होता है, हर महीने कुछ पैसा बिजनेस में से निकाल लेना और घर खर्च में यूज़ कर लेना, ठीक है। बिजनेस में से पैसा निकाला और घर खर्च के लिए यूज़ किया, पर्सनल यूज़ किया, ठीक है। तो बिजनेस में से जब पैसा विड्रॉ करते हैं मतलब बिजनेस में से पैसा जब हम निकालते हैं, तो टेक्निकल टर्म उसके लिए क्या यूज़ होती है, ड्राइंग्स, ठीक है। अकाउंट्स में हम लोग उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब ही यही है, घर खर्च, ठीक है, पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए जो भी बंदा ओनर है बिजनेस का, वो पैसा निकाल रहा है, ठीक है। तो आप देखो, अगर ध्यान से देखो, कैपिटल और ड्राइंग्स बिल्कुल उल्टा है। कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा डालना, ड्राइंग्स मतलब बिजनेस में से पैसा निकालना। और मेन पर्पस क्या, हमारा बिजनेस करने का मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाएं और उस प्रॉफिट को अपने घर लेकर जाएं, ताकि हम अपने पर्सनल और प्राइवेट एक्सपेंसेस, प्राइवेट खर्चे कर पाएं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, कैपिटल और ड्राइंग्स, ठीक है। कुछ और टर्म्स हैं, वो टर्म्स के मीनिंग भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट है एसेट्स, ठीक है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ये 2 बातें हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी पूरी क्लास 11th में, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़, तो एसेट्स क्या हुई, एसेट्स हुई वो चीज़ें जो बिजनेस ओन करते हैं, तो ओन्ड बाय बिजनेस, मतलब कि हम क्या क्या ओन करते हैं, हम ओनर हैं उन चीज़ों के, तो ओन्ड बाय बिजनेस, ठीक है, ये होती है एसेट्स। लाइबिलिटीज़ होती है कर्जे, ठीक है, कर्जे को हम इंग्लिश में बोलेंगे ओड बाय बिजनेस, ठीक है। ओड बाय बिजनेस मतलब बिजनेस को बाकी लोगों को ये पैसा वापसी करना है, चुकाना है, ठीक है। जैसे कहीं से लोन ले लिया, तो लोन लेना क्या, कर्ज है। कर्जे को हम अकाउंटिंग में क्या बोल देते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में या अकाउंट्स में बोल देंगे लाइबिलिटी, ठीक है। तो एसेट्स होती हैं और दूसरी होती है लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो इनके ना कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जब हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे ना तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो एसेट्स मतलब अपनी चीज़ है, जो जिस चीज़ के हम ओनर हैं, तो इसको बोलेंगे कैश इन हैंड। मतलब दुकान का ना, हर दुकान का ना कैश बॉक्स होगा, तुम कोई भी दुकान देख लो, ठीक है, आप कोई भी शॉप देख लो, चाहे घर के बाहर किराने की शॉप देख लो, ठीक है, जनरल स्टोर देख लो, या कोई अच्छी शॉप देख लो, शोरूम टाइप शॉप देख लो, हर शॉप में होता है कैश बॉक्स, ठीक है। और उस कैश बॉक्स के अंदर जितना भी पैसा है, उस कैश बॉक्स के अंदर जितना भी पैसा है उसको बोला जाता है कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये अपना ही पैसा होता है, तो इसलिए क्या है, एसेट, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कैश एट बैंक। तो अगर कुछ पैसा हमने बैंक में जमा कराया हुआ है, आजकल क्या है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो हमारे को बैंक में अकाउंट खोलना बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो बैंक में जितना पैसा है उसको हम बोलेंगे कैश एट बैंक, ठीक है। तो ये भी अपना ही पैसा, बैंक में भी पैसा हमारा अपना ही है, ये भी क्या है, एसेट है। मैं आपको एसेट्स के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। अब जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, स्टॉक भी हमने बेचना है, कल को हमारा अपना माल है जो हम बेचेंगे, ठीक है। स्टॉक जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, इसको हम गुड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, गुड्स भी कह सकते हैं। ये भी क्या है, एसेट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं डेटर्स, ठीक है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डेटर्स। याद रखना इसमें बी जो है, बी साइलेंट है, आपको रीडिंग करते हुए डेबिटर नहीं बोलना, बी साइलेंट है, आपने इसको रीड करना है डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स क्या होते हैं कि जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलता है, ठीक है, इनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। और क्यों मिलेगा, कोई भी आपको फ्री में तो कल को पैसा देने नहीं वाला, तो इससे पैसा क्यों मिलेगा, तो ये याद रखना, इनसे पैसा इसलिए मिलेगा क्योंकि पास में हमने इनको क्रेडिट सेल करी हुई है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल जनरेट्स, क्रेडिट सेल की वजह से ही आते हैं डेटर, क्रेडिट सेल जनरेट्स डेटर्स। आप मान के चलो, अगर आप आज किसी को उधार पर गुड्स दे दोगे तो फ्री में तो नहीं दी ना, उधार पर मतलब कल को पैसा मिलेगा, ठीक है, कल को पैसा मिलेगा। तो अगर मैंने आज उधार पर माल बेचा, क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट सेल जनरेट डेटर मतलब फ्यूचर में मेरे को इस बंदे से पैसा मिलेगा, और ये पॉजिटिव नेचर है ना, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, पॉजिटिव नेचर है कि कल को फायदा ही है, तो फायदा है तो इसलिए कहाँ लिख दिया, एसेट में लिख दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए
ठीक है। साथ साथ और क्या हो सकती हैं एसेट्स, थोड़ा सा सोचो आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल सोचना है, ठीक है, अपना कॉमन माइंड जो है, कॉमन सेंस यूज़ करो, जो आ रहा है वो ज़रा सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे एक लिख सकते हैं व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल। मान लो बिजनेस में कोई गाड़ी वाड़ी है, अपने पास गाड़ी है, बिजनेस के पास अपनी कार है, व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, वो आ गया, ठीक है। कोई ज़मीन है, ठीक है, ऑफिस है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ऑफिस है अपने पास, तो वो यहाँ आ जाएगा। कोई हम यूज़ करते हैं मशीनरी, ठीक है, मशीनरी यूज़ करते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हर बिजनेस में होती है, आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी शॉप में जाकर देखोगे, टेबल चेयर तो सारी शॉप्स में होता ही है, ठीक है। चाहे काम मान लो लैपटॉप सेल करने का है, काम किसी और चीज़ का, बुक्स सेल करने का है, स्टेशनरी की शॉप है, बट टेबल चेयर तो सब जगह चाहिए। तो टेबल चेयर को क्या लिखेंगे, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर भी हर बिजनेस में चाहिए होता है, एसेट है, खरीदा है अपनी चीज़ है, एसेट है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं एसेट्स के, ठीक है, और ये बहुत कॉमनली हमारे को क्लास 11th में अकाउंट्स में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट अपने आप को सब्जेक्ट से इस टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टर्म्स हमारे को बार बार ही देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़, ठीक है। लाइबिलिटीज़ के भी अगेन हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो एक हो सकता है लोन, मान लो बैंक से लोन लिया, लोन हो गया, ठीक है। अब लोन ले लिया तो लाइबिलिटी में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमें यहाँ पर कवर करना है वो है क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स। डेटर्स जैसे था, इसका अपोजिट होता है क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कब आएंगे, क्रेडिटर्स क्यों आएंगे, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। क्रेडिट्स, यहाँ पे सेल था ना, यहाँ परचेज है, क्रेडिट परचेज जनरेट्स क्रेडिटर्स, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन याद रखोगे तो आपको क्रेडिटर्स का मीनिंग कभी भी नहीं भूलेगा। आप खुद सोचो, अब आप थोड़ा सा ना इमेजिन करो, अकाउंट समझनी है ना अगर अच्छे से, साथ साथ थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा सिचुएशंस को। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन पे अपनी फोकस करना पड़ेगा, तभी अकाउंट जल्दी से समझ में आएगी। अब आप ये सोचो, सिचुएशन इमेजिन करो कि आप कुछ खरीदने गए हो, आप किसी दुकान पर गए हो, आप कुछ खरीदने गए हो। अब आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप फिर भी शॉपकीपर से कुछ प्रोडक्ट बाय करके आ गए, ठीक है। तो अगर आप उधार पर प्रोडक्ट बाय करके आए हो तो उसको बाद में पैसा तो दोगे ना, तो माइंड में टेंशन तो होगी ना कि मेरे को उसको पैसा लौटाना है, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज जो है ये बेसिकली क्या है, मेरे को बाद में पैसा चुकाना है, तो ये लाइबिलिटी होगी ना, कर्जा हो गया एक तरीके से, शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया, उधार हो गया, कर्जा हो गया, तो ये लाइबिलिटी नेचर है। तो क्रेडिटर्स जो है क्यों होते हैं, रीज़न क्या है, क्रेडिट परचेज जनरेट्स क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। एक और चीज़ है जो हमारे को अभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन हमारे को पता होनी चाहिए, जो कैपिटल होती है इसका नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी का होता है। और कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस में कितना इन्वेस्टेड है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यही होता है कैपिटल। ये ओनर इन्वेस्ट करता है, तो आपको लगेगा कि भाई ओनर ने पैसा लगाया तो अपना पैसा, तो ये तो एसेट होना चाहिए। बट हम ये चीज़ बाद में समझेंगे, अभी इस पर टेंशन मत लो। अभी सिर्फ याद रख लो कि जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी नेचर का होता है। नेक्स्ट टर्म है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर बोल सकते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है डेट वाइज, ठीक है। आपसे हो सकता है वाइवा में पूछ ले, स्कूल में टीचर वैसे ही पूछ ले कि क्रोनोलॉजी या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग बताओ, तो आपने वन वर्ड आंसर करना है और आपने बोलना है इसका मीनिंग है डेट वाइज। डेट वाइज का मीनिंग है कि जैसे मान लो अभी हमारा चल रहा है अप्रैल मंथ, तो मान लो अभी डेट है अप्रैल 7, ठीक है, मान लो आज की डेट है अप्रैल 7, तो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में जो भी परचेज हुआ है, सेल हुआ है, क्रेडिट हुआ है या कैश हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर वो अप्रैल 7 को ही है तो वो अप्रैल 7 को ही लिख डालो, रिकॉर्ड कर दो अकाउंट्स की बुक में, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखना भूल गए, अप्रैल 7 की चीज़ को हम लिख रहे हैं अप्रैल 8 को, या अप्रैल 8 को भूल गए तो लिख रहे हैं अप्रैल 9 को, ठीक है। या मेरे को लग रहा है कि अप्रैल 9 को मेरी बहुत बढ़िया सेल हो जाएगी तो मैंने पहले अप्रैल 7 को लिख लिया, पहले लिख लिया। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल तमीज़ से, तरीके से, डिसिप्लिन वे में काम करना है। यानी कि हमें किस ऑर्डर में काम करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज, कि जिस दिन जो हो रहा है उस दिन उस चीज़ को रिकॉर्ड करो, ठीक है, डेट वाइज। नेक्स्ट हमारे को समझना है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें क्या पता है, हमें पता है कैलेंडर ईयर, ठीक है, हमें पता है कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो हमें पता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब से कब तक होता है, कैलेंडर ईयर वही अपना जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जनवरी 1 को हमारा न्यू ईयर होता है और दिसंबर 31 को
ईयर हमारा एंड होता है, ठीक है। तो कैलेंडर ईयर कब से कब तक होता है, जनवरी 1 से लेकर, जनवरी का पहला दिन, और साल का आखिरी दिन क्या होता है, दिसंबर का 31। ये होता है कैलेंडर ईयर, जिस चीज़ पे कैलेंडर की डेट्स होती हैं। बट ये ईयर अकाउंट्स में नहीं चलता, ठीक है। तो अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, या फिर इसी चीज़ को हम बोल देते हैं अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अकाउंट्स की बुक में जो साल चलने वाला है, जो साल हम पढ़ने वाले हैं, उसको बोलेंगे अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। ये कब से कब होता है, इसकी पहली डेट होती है साल की, पहला डे होता है April 1, और ये कब तक चलता है, ये चलेगा अगले साल के March 31 तक, ठीक है। तो कैलेंडर ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इस साल का April 1 और अगले साल का March 31, ठीक है। तो अब क्या चल रहा है, अभी करंटली जो हम वीडियो देख रहे हैं, अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है 2024 April 1, 2024 April 1 से लेकर March 31 2025। ये पूरा एक साल माना जाएगा। ये जो मैंने आपके सामने डेट लिखी है ना, ये पूरा का पूरा एक साल माना जाएगा। 2024 April 1 से स्टार्ट हुआ, अगले साल 2025 का March 31 तक, ये पूरे 365 डेज हो जाएंगे। इसको बोलेंगे अकाउंटिंग ईयर, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग फाइनेंशियल ईयर। एक पॉइंट और रह गया, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वीडियो एंड कर देंगे और आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है, वो कंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। बेसिक पॉइंट जो हमें पता होने चाहिए सब्जेक्ट रिलेटेड, वो हमारे को पता चल गए हैं अब, ठीक है। ये वीडियो के बाद आपको बेसिक चीज़ जो है सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करने लायक चाहिए थी, वो पता आपको चल गई है। देखो, अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वार्टर्स, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, और एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं। तो अगर ये पहले से पता है फिर तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नहीं पता है तो अभी मैं बता ही रहा हूँ। तो एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, ठीक है। एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने। इसका मीनिंग है अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून को हम बोलेंगे एक क्वार्टर। ये 3 महीने के सेट को हम बोल देंगे एक क्वार्टर, ठीक है। तो ऐसे 3-3 महीने साल में कितने हैं, टोटल 4 हैं, ठीक है। तो एक क्वार्टर में अगर 3 महीने हैं तो एक साल में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे, 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो ये इन्फो आपको पता होनी चाहिए, लर्न होना चाहिए भाई, ठीक है। ये सारी बातें जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, सारी की सारी आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। थियोरेटिकली लर्न नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में बेसिक चीज़ें ऐसा ना हो कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो क्लास को कंक्लूड करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नए वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दो।